बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह जो है वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो उनमें जो सेल हैं वो किस तरतीब से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स को हम बेसिकली 5 ग्रुप में तकसीम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है प्रोकैरियोट्स, सेकंड है प्रोटिस्ट, थर्ड है फंजाई और फोर्थ है एनिमल्स और फिफ्थ है प्लांट्स। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स जो है ना वो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है प्रोटिस्ट। ये सिंगल सेल्ड यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाता है फंजाई, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है। ठीक है, तो ये मल्टी सेलुलर है। ठीक है, दूसरा आ जाता है एनिमल्स, तो एनिमल्स में भी प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और पाँचवें नंबर पे आ जाता है हमारे पास प्लांट्स, तो प्लांट्स भी कॉम्प्लेक्स बॉडी हैं। ठीक है, तो ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसमें सेल पाए जाते हैं। तो इन सेल्स को हम बेसिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है ना प्रोकैरियोट्स, वो आता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, अब ये प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है? प्रो का मतलब है बिफोर और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, यानी कि प्रोकैरियोट्स जो है ये बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म है और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, यानी कि ये न्यूक्लियस से पहले, यानी कि जो हमारे फर्स्ट ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोट्स, सिंपल ऑर्गेनिजम्स, वो हमारे प्रोकैरियोटिक, उनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आ जाता है यूकैरियोटिक। ठीक है, यू का मतलब है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस, यानी कि इनमें जो है एक वाज़ा जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक में आ जाते हैं हमारे पास प्रोटिस्ट, एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई, यानी कि बाकी जो 4 ग्रुप्स हैं वो आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी जो है ना वो सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये सेल ना ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाने के लिए, ठीक है, डिफरेंट वेज से तरतीब इनकी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो होंगे यूनिसेलुलर सेल्स। ठीक है, दूसरे होंगे कॉलोनियल सेल्स, तीसरे होंगे मल्टी सेलुलर सेल्स। अच्छा, यूनि का मतलब होता है एक, यानी कि एक सेल वाले। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सिर्फ एक सेल पाया जाता है, यानी कि जो उनकी बॉडी में जितने भी फंक्शन है, यानी कि उनकी बॉडी में अगर रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, जो भी है, सारा काम जो है वो एक ही सेल ने परफॉर्म करना है। तो इसमें हमारे आ जाएंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दूसरे हमारे आ जाते हैं कॉलोनियल सेल्स। ठीक है, तो कॉलोनियल सेल्स जो हैं इसमें जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉलोनीज बना के रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे हमारे कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, थर्ड है हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी का मतलब होता है कि मल्टीपल्स, यानी कि मिलियंस, ट्रिलियंस। ठीक है, यानी कि 2 से ज़्यादा। ठीक है, 1 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनमें कॉम्प्लेक्सिटी मतलब पाई जाती है, यानी कि इनका जिस्म जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनमें प्रॉपर तरीके से ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो जिन ऑर्गेनिजम्स में मल्टी सेल होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं यूनिसेलुलर को। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाता है यूनिसेलुलर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यूनि का मतलब है सिंगल, यानी कि एक, और सेलुलर का मतलब एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इनमें जो है वो बस एक सेल पाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा ये कि फंक्शन परफॉर्म्ड बाय वन सेल, तो इनकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, डाइजेशन है, अगर रेस्पिरेशन है, ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि रिप्रोडक्शन है, जो भी फंक्शन है, ठीक है, वो एक ही सेल जो है वो परफॉर्म करेगा। तो इसकी एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना वगैरह।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली यूनिसेलुलर ही जो है वो कॉलोनीज बना के रहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो कॉलोनीज बना के रहते हैं, ठीक है। लेकिन इन कॉलोनीज में जो जितने भी यूनिसेलुलर हैं वो अपना काम खुद परफॉर्म करते हैं, यानी कि नो डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि वो अपनी खुराक के लिए, रेस्पायरेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए या दूसरी मतलब एनर्जी वगैरह के लिए दूसरे जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स उन पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि अपना काम खुद करते हैं। और डू नॉट स्पेंड ऑन अदर्स, यानी कि दूसरों पर इन्हिसार नहीं करते। स्पेंड योर ओन लाइफ, यानी कि अपनी ज़िंदगी जो है वो खुद गुजारते हैं, ठीक है। और अपनी किसी भी काम के लिए, ठीक है, वो एनर्जी के लिए या खुराक के लिए दूसरे कॉलोनी के जो दूसरे सेल्स हैं ना उनके ऊपर इन्हिसार नहीं करते, बल्कि ये कॉलोनी बना के तो रहते हैं लेकिन ये कि अपने काम खुद परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो भी सेल होगा वो अपना काम खुद करेगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास वॉल्वक्स, यानी कि ग्रीन एल्गा, ठीक है। तो ग्रीन एल्गा जो है ये कॉलोनीज बना के रहते हैं। इसमें जो है ना वो मिलियंस ऑफ सेल्स जो है ना वो इकट्ठे कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक है। तो वॉल्वक्स जो है ना वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि ये कंटेन्स मिलियंस ऑफ सेल्स, यानी कि इसमें मिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हैव प्रॉपर सेल्स होते हैं इनमें, ठीक है, प्रॉपर टिश्यूज होते हैं, प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना ये कॉम्प्लेक्स बॉडी है, यानी कि इनमें टिश्यूज भी होंगे, ठीक है, ऑर्गन्स भी होगा, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम्स भी होंगे, ठीक है। तो इनकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग, ठीक है। तो हम अब डिस्कस कर लेते हैं मस्टर्ड प्लांट को, ठीक है। तो मस्टर्ड प्लांट जो है इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कंपेस्ट्रस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी इस अर्थ पे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके जो है वो हर एक के साइंटिफिक नाम स्पेसिफिक हैं, ठीक है, यानी कि उनके स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम है, ठीक है। अगर हमारे मुल्क में इसको सरसों का पौधा या मस्टर्ड प्लांट बोलते हैं, तो अगर हम बाहर के मुल्क चले जाएंगे तो उधर मस्टर्ड प्लांट में भी ना बोलते हो, ठीक है। तो जब हम उनको ब्रासिका कंपेस्ट्रस के बारे में बताएंगे तो वो फौरी जान जाएंगे कि ये मस्टर्ड प्लांट यानी कि सरसों के पौधे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने हर जो पौधा या हर जानवर है उसको एक मखसूस नेम दिया हुआ है, यानी कि ब्रासिका कंपेस्ट्रस, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ब्रासिका कंपेस्ट्रस जो है ना इसकी प्लांट की बॉडी जो है उसको हम वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कि यूज्ड एज अ वेजिटेबल प्लांट्स की बॉडी जो है, ठीक है, यानी कि इसके तने इसके पत्ते वगैरह हो गए, ठीक है। तो उसको जो है ना वो हम खुराक के तौर पे या वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये ग्रो इन विंटर, यानी कि इनको सर्दियों में बोया जाता है और सर्दियों के लास्ट तक जो है ना ये सीड्स देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सीड प्रोवाइड्स मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो इनके जो सीड्स हैं उनसे मस्टर्ड ऑयल निकलता है, ठीक है। तो जो मस्टर्ड प्लांट है इनमें अब प्रॉपर तरीके से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके ऑर्गन्स को हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और दूसरे को हम वेजिटेटिव ऑर्गन्स कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो वेजिटेटिव ऑर्गन्स है ना जिनमें आ जाते हैं लीव्स, स्टेम्स, रूट्स और उसके बाद आ जाते हैं जी लीव्स, स्टेम और रूट वगैरह जो है, ठीक है। इनको हम ये जो है ना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट की वेजिटेटिव ऑर्गन बनाते हैं, यानी कि ये जो है ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स है, यानी कि रूट, स्टेम्स, ब्रांचेस और लीव्स जो हैं, ठीक है, ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स है, यानी कि इनको एज अ वेजिटेबल के तौर पे, एज अ खुराक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आ जाते हैं हमारे फ्लावर्स, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लावर्स जो है उनमें पॉलिनेशन होती है, ठीक है। तो जो फ्लावर्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में फिर फ्लावर्स होते हैं, न्यू फ्लावर्स जनरेट होते हैं और उन फ्लावर्स की जब पॉलिनेशन होती है, ठीक है, तो फिर उनसे सीड बनते हैं और यानी कि ये जो सीड्स जो हैं वो सीड्स या फ्लावर्स जो हैं वो पौधे के सेक्सुअल यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रॉग, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो है प्लांट, ठीक है, प्लांट का नाम था ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस यानी मस्टर्ड प्लांट का, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक एनिमल आ जाता है, तो एनिमल में आ जाता है इसका साइंटिफिक नेम है राना टैगरीना, ठीक है, राना टैगरीना, ठीक है। तो जो है ना फ्रॉग, उसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, ठीक है, यानी कि मल्टी सेलुलर यानी कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, ठीक है। इसमें प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, तो फिर जो है प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम अगर इसमें पाए जाते हैं तो इसमें इसका मतलब है कि इसमें प्रॉपर ऑर्गन्स भी मौजूद होंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो है हर ऑर्गन जो है वो स्पेसिफिक टिश्यूज से बना होता है, ठीक है। तो अगर हम इसके टिश्यूज को कुछ को डिस्कस कर ले, तो इसके स्पेसिफिक मतलब इसके टिश्यूज में आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, ग्लैंडुलर टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो फ्रॉग की यानी कि एपिथेलियल का मतलब होता है ऊपर वाली जो स्किन की लेयर होती है, ठीक है। यानी कि स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू या स्किन टिश्यूज जिसे कहते हैं, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू का जो काम है वो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यानी कि बाज़ अगर कोई हमला वगैरह करता है फ्रॉग पे, ठीक है, तो जो है एपिथेलियल टिश्यू उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये फिर अब्सॉर्प्शन करता है, ठीक है, उसके बाद फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है, उसके बाद सेक्रीशन करता है, यानी कि इसके मल्टीपल जो है एपिथेलियल टिश्यू के मल्टीपल जो है वो काम है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्लैंडुलर टिश्यूज़, ठीक है। तो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो हैं इनमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि सेक्रीशन कार्य करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं स्टमक की, ठीक है। तो जो है स्टमक में ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो हैं वो गैस्ट्रिक जूस कार्य करते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो हेल्प करता है खुराक को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। यानी कि मैदे में खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए गैस्ट्रिक जूस हेल्प करता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस क्या है, एक सेक्रीशन है, और ये सेक्रीशन किससे पैदा हो रही है, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फिर आ जाता है मस्कुलर टिश्यूज़, ठीक है। अच्छा, तो मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन में मदद देते हैं, ठीक है। दूसरा ये लोकोमोशन में यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में मदद देते हैं, यानी कि मस्कुलर टिश्यूज़ का काम है ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में मदद देते हैं, ठीक है। और तीसरा काम इनका ये है कि वैसे तो इनके मल्टीपल काम है, मतलब ये मेन काम है, ठीक है। तो इनका तीसरा काम जो है वो लोकोमोशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यूज़ में हमारे पास आ जाते हैं नर्व्स यानी कि ब्रेन का जो हिस्सा है, ठीक है। हमारे पास ब्रेन आ जाता है, ठीक है। तो जैसा कि है कि ब्रेन जो है वो हमारा सेंट्रल बॉडी पार्ट है, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी का मेन पार्ट है जो कि हमारी बॉडी की हर मूवमेंट को, यानी कि हमारा रोना, हमारा खाना पीना, उठना बैठना चलना, हर चीज़ जो है वो ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो नर्वस टिश्यूज़ जो हैं वो बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला लेक्चर जो है वो बिल्कुल समझ आ गया होगा। बाकी अगर आपको किसी भी किस्म की परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा।